हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग भाई। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेके आऊँगा। आज पूरे वन शॉट में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरा करने वाला हूँ। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे आप सभी ने देख लिए होंगे। मैंने कैपेसिटर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, देखा सभी ने। मैंने करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आप सभी ने देखे। उनको एक बार ढंग से रिवाइज जरूर करना, सारे के सारे लेक्चर। बहुत बढ़िया लेक्चर है बेटा, सभी के सभी बेस्ट लेक्चर्स हैं। उनको ढंग से देखना, सारे के सारे जो कंसेप्ट बताए हैं ना उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। और आज मैं जितने फार्मूले बताऊंगा तो आज मैं कंप्लीट थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी की पूरी थ्योरी एकदम मस्त तरीके से पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सारे फार्मूले एक कॉपी में नोट कर लेना, सारे के सारे फार्मूले कॉपी में नोट कर लेना, सारे जो ग्राफ बताऊंगा नोट कर लेना। फिर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूरे कर देना। इतना काम आप लोगों ने डेफिनेटली आज के आज कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दैट इज माई सेल्फ विजय कुमार। और बेटा अभी तक मैंने जितने इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, अभी तक मैंने 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मेंटर किया है नीट के एग्ज़ाम के लिए। नाउ अब मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को एक अच्छी सी एक बेहतरीन प्रैक्टिस दे सकूं, जिससे आपका जो नीट 20 का एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर का मतलब वो क्लियर नहीं है, क्लियर का मतलब है एग्ज़ाम में आप टॉप करेंगे। और एक बात और है, मैं चाहता हूँ यार मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन से लेके आऊँ, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ मज़ा तो मुझे आता है, रिकॉर्डिंग करते हुए मज़ा आता है, लेकिन जब लाइव सेशन करते हैं बात अलग होती है। आप और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आप मुझसे लाइव सेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लाइव सेशन में सारे काम कर सकते हैं जो आपको एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर दे देगा। पर उसके लिए आपको जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब्सक्राइब कर दें कि 102 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, 1K। और जैसे ही बच्चों ऐसा हुआ ना, डेली आपके लिए लाइव सेशन से लेके आऊंगा, उसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये एडवांटेज आपको मिलने वाला है। और आपने खाली करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। खुद भी करें, अपने फ्रेंड से भी करें, सभी से कराएं, ताकि सभी को मैक्सिमम बेनिफिट हो। और मैंने आपको जैसे बताया कि डेली की डेली में क्या कर रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर डेली की डेली में क्वेश्चंस डालता हूं। आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसमें ऑलरेडी मैं कैपेसिटर के क्वेश्चन डाल चुका हूं, इसमें आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो। और कंडीशन कुछ नहीं है, एप्रिसिएशन है आपका, प्यार है आपका, कि सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब सेशन को, ताकि जल्दी से हम लोग लाइव सेशंस को एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट तो करेंगे कल हम लोग कैपेसिटर करेंगे कल कैपेसिटर करेंगे हम लोग पूरा सा, एक बार कैपेसिटर की पूरी थ्योरी एक साथ, साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी साथ में वन शॉट के अंदर। लेकिन कल आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल सेशन है, जिसमें आपको मैं एक परफेक्ट प्लानिंग दूंगा कि बाकी के जो बचे हुए 50 या जितने भी दिन रह गए हैं उसमें हम परफेक्ट प्लानिंग कैसे करें, ताकि हम नीट एग्जाम को 100% बिल्कुल क्लियर कर दें। और हमें फिजिक्स में बिल्कुल भी टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो कि हमें डाउट रहे। तो कल ये सेशन आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में, इवनिंग में से पहले, मतलब आफ्टरनून में आपको सेशन मिल दूंगा बच्चों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते, शुरू करते हैं अपना सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सबसे पहले टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते, टू द पॉइंट। देखो, आपको चैप्टर को रिवाइज करने में, इस चैप्टर को पूरा करने में जो बातें एकदम आपको प्रॉपरली मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात मालूम होनी चाहिए कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज ढंग से मालूम होनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, मैं सिर्फ काम की बात करने वाला हूं। देखो यहाँ पर सीधी काम की बात, क्रैश कोर्स है, सीधा मैं काम की बात करूंगा। जो पॉइंट टू द पॉइंट काम आने वाला है उसकी मैं सीधी बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं। आई होप सभी को पता होगा। आपको पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अगर नहीं पता है तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, हमारे इस पूरे नेचर के अंदर, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज है ना,
वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है इतनी वैल्यू। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। और सबसे मेन पॉइंट है इसका, ये है कि इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो इसका ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं उस वाले ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा जब सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, इसका ब्रेकअप नहीं हुआ। ये चार्ज इतना ही हुआ, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3/4 नहीं होगा। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ, हमेशा होल नंबर में होगा, इंटीजर की फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आप बात समझाइए? क्वांटाइजेशन का मतलब क्लियर है कि जो भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा हमेशा होल नंबर में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या क्यू का फॉर्मूला एनी जो आपने पढ़ा हुआ है। और प्लस माइनस एनी इसीलिए लिखते हैं कि अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं तो भाई नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। ये सभी को पता है, लेकिन ये पॉइंट याद होने चाहिए आपको। एक और प्रॉपर्टी है, आगे कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखा रखी है मैंने। ये लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, सबको पता है। और क्वांटाइजेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्यू का फॉर्मूला एनी तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। अब मैं कूलम्ब लॉ से पहले आपको एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है, व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड, व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड, जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या मास का ट्रांसफर होता है? यह पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान सुनना। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा, मान लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर अगर होंगे, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों होंगे, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर थोड़ा ना होगा, मास भी तो ट्रांसफर होगा। कोई इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो अपना खुद का मास भी तो लेके जाएगा भाई, है ना। तो जब चार्जिंग करते हैं तो चार्ज भी ट्रांसफर होता है एंड मास आल्सो ट्रांसफर्ड, मास भी ट्रांसफर होता है, तो मास इज आल्सो ट्रांसफर, मास भी ट्रांसफर्ड होता है। ये पॉइंट आपको 100% याद होना चाहिए। आज मैं पूरी थ्योरी एक साथ लेके आया हूं, फिर मैं एक सेशन में इसके सारे जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स है ना वो मैं लेके आऊंगा। और जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर न्यूमेरिकल्स डाले हैं ना, आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट है, मैं वो सारे डाउट्स आपके ले लूंगा, ठीक है। शनिवार को मैं जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए ट्राई कर लो सारे के सारे क्वेश्चन, उनका डाउट सेशन में एक साथ ले आऊंगा, ठीक है। पर रेडी रहें, क्वेश्चन सारे करें और बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल सीरियस हो जाए आप लोग यार। वो सीरियस नहीं हॉस्पिटल भर्ती हो जाए, सीरियस मीन्स अब आपका एम एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और प्रॉपर्टी उतारो जो काम की है, कि जब बॉडी के अंदर मोशन आता है, जब बॉडी के अंदर मोशन आता है, बॉडी मूव करती है, बॉडी के मास में वेरिएशन आ सकता है ना, क्योंकि मास का फार्मूला होता है m बराबर में m0 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस v² बाई c², पता सभी को। तो इस रिलेशन से अगर स्पीड पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गई है तो मास में वेरिएशन 100% आ सकता है, 100% आ सकता है। लेकिन चार्ज के लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नो वेरिएशन इन चार्ज, नो वेरिएशन इन चार्ज ड्यूरिंग मोशन। तो मोशन के दौरान मास में बदलाव आ सकता है लेकिन चार्ज में बदलाव नहीं आ सकता। और एक और प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, बदल नहीं सकता। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रेडी होनी चाहिए, आई होप कि सबको रेडी होंगी, और जिनको नहीं है अभी के अभी रिटल हो यार, आज पूरा फिनिश कर देना। और जैसे ही आज की थ्योरी खत्म करोगे ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 साल के लगा लेना। और जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं वो भी अपने एक एक क्वेश्चन को ढंग से कर लेना यार। डाउट में सेशन आपके ले लूंगा। अब ये कूलम्ब लॉ सबको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने का भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा ना वो सुन लेना। ये फार्मूला तुम लोगों को पता है कि अगर दो चार्ज होंगे, लाइक होंगे, अनलाइक होंगे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, k(q1q2 बाई r का स्क्वायर। और k का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी को पता है बात ये, है ना। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं, ठीक है। इतनी बातें सभी को पता है, ये सीबीएसई बोर्ड में आता है, सबको पता है, सबने कर रखा है। अब जो बात मेन है
जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इनके बीच में मान लो सपोज करो ये चार्ज हमारे वैक्यूम में रखे हैं, मान लो ये चार्ज हमारे वैक्यूम में रखे हुए हैं। अच्छा अगर चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा बताओ। इनके बीच का फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू में डी का स्क्वायर, राइट, चार्ज से वैक्यूम के अंदर। अब मेरा पॉइंट ये है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारे भी ध्यान सुनना, पॉइंट ये कि अगर हमने इन चार्ज के बीच में एक मीडियम भर दिया, मान लो इन चार्ज के बीच में मैंने एक मीडियम भर दिया, ये मान लो हमने मीडियम भर दिया इसके बीच में, जैसी चार्ज में मीडियम भर देते हैं, कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो उसका के है ना, तो आपने सुना होगा कि फोर्स रिड्यूस हो जाता है, एंड हाउ मेनी टाइम्स, के टाइम्स। मीन्स अगर ये फोर्स पहले एफ नॉट था तो अब जो ये नया फोर्स एफ एम आएगा दैट इज द 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में डी का स्क्वायर, और इसको के से डिवाइड आउट कर लो। फोर्स पहले से रिड्यूस हो जाता है के टाइम्स। पहली बात तो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फोर्स रिड्यूस क्यों हुआ। सुनो, ये भी क्वेश्चन एज ए कंसेप्चुअल आ सकता है, फोर्स रिड्यूस क्यों होता है उसका रीजन सुनो। जैसे ही आप इसके अंदर मीडियम रखेंगे, मीडियम के रखते ही क्या हुआ, जो आसपास के चार्ज के पार्टिकल्स होंगे ना, जो आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ना, वो पोलराइज होते हैं। जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो सपोज करो ये चार्ज ही पॉजिटिव है, तो जैसे ही आप मीडियम में इन दोनों चार्ज को हमने रखा ना, तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स थे ना वो पोलराइज होते हैं। पोलराइज मतलब समझते हो कि जो मीडियम का मॉलिक्यूल्स था ना, उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो अट्रैक्ट होकर पास में आता है और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर दूर चला जाता है। तो इसके आसपास ना बहुत सारा ऐसे करके नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज से एक फोर्स ऐसे लग रहा था, लेकिन अब इस वाले चार्ज पर एक फोर्स और लगने वाला है। कैसा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी इसको ऐसे करके खींचने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। तो पहले सिर्फ रिपेलिंग फोर्स था, सिर्फ रिपेलिंग फोर्स था, लेकिन जैसे ही आसपास के मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड होंगे तो अब इस एक चार्ज पर दो फोर्स लगने वाले हैं। एक रिपेलिंग फोर्स जो कि इस वाले चार्ज से लगेगा, और दूसरा कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए हैं उसकी वजह से लगेगा। तो इससे क्या हुआ, नेट फोर्स पहले से घट जाएगा ना, क्योंकि पहले सिर्फ बाहर का फोर्स था, अब एक फोर्स ऐसा भी आ गया, तो नेट फोर्स को रिड्यूस कर देगा ना। और जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, जो फार्मूला बनता है, वो शो करता है कि फोर्स पहले से के टाइम्स कम हो जाता है। तो जो चार्ज यहाँ के पोलराइज्ड होंगे वो इसको करेंगे अट्रैक्ट, और यहाँ के चार्ज भी तो पोलराइज्ड होंगे, तो जो चार्ज यहाँ के पोलराइज्ड होंगे वो इसको करेंगे अट्रैक्ट, और दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स घट जाएगा, नेट फोर्स। अब जो क्वेश्चन नीट में है वो मेरी बात सुनो यार, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये बात सबको समझ आ गई ना कि नेट फोर्स घटा क्यों, क्योंकि आसपास के मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए, और किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला अब एक फोर्स नहीं रहा, दो फोर्स हो गए हैं। एक जो ऑलरेडी उनके बीच में लग रहा था, जो रिपेलिंग था, वो अभी भी रिपेलिंग है, पर मॉलिक्यूल्स के पोलराइज होने की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स भी और लगा है। ये पॉइंट हमारे लिए मेन है। अब एक क्वेश्चन है जो नीट में कई बार आया, कई बार आया भाई, कई बार आया, ध्यान सुनना। ये पॉइंट आया है कि अगर हम लोग, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया है, अगर हम लोग दो चार्ज को मीडियम में रख दें तो उन दो चार्ज पे लगने वाला जो आपस का फोर्स है, जो पहले वैक्यूम में भी था, आपस का फोर्स है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा। वंस अगेन रिपीट द क्वेश्चन। ये जो हमारे दो चार्ज पार्टिकल दिखा रखे हैं ना, इनको पॉइंट चार्ज पार्टिकल मानो, और अगर मैं इन दो चार्ज को मीडियम में रख रहा हूं तो मीडियम में रखने के बाद इनका आपस में जो लगने वाला फोर्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा या वो घटेगा या वो सेम रहेगा। तो भाई लोग ध्यान रखना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला चार्ज, नीले वाला चार्ज लाल वाले पर जितना फोर्स पहले रिपेलिंग लगा रहा था ना, कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ये बिल्कुल वही है जो पहले था, बिल्कुल कोई चीज नहीं आया, बदला है नेट फोर्स। ये जो रिपेलिंग फोर्स है ये बिल्कुल नहीं बदला, ये जितना पहले था ना इतना डी स्क्वायर वाला, ये अभी भी बिल्कुल सेम उतना ही है, डिट्टो वही है, कोई चेंज नहीं आया है, बिल्कुल चेंज नहीं आया है। तो बदला क्या है, बदला है नेट फोर्स, क्योंकि अब इस वाले चार्ज पर क्या है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स अट्रैक्टिंग ऐसे भी लग रहा है, तो नेट फोर्स पहले से घट गया है, नेट फोर्स बदल गया है। ये जो मैंने लिखा ना, ये बच्चों नेट फोर्स लिखा भाई, तो नेट फोर्स घटा है। अगर क्वेश्चन जाए कि आपस में लगने वाले फोर्स पे क्या फर्क पड़ा है,
तो क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों का? ये आपस में जो लगने वाला फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो फोर्स पहले भी कितना था, वो फोर्स पहले भी जितना था उतना ही फोर्स अभी भी है, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं आया है। क्या बात समझ आ गई है? ठीक है, मुझे कुछ चेक करना था इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकअप किया था, सॉरी। ठीक है, तो अगर पहले फोर्स कितना था भाई, अगर पहले फोर्स था वैक्यूम में, फोर्स अगर था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर या डी का स्क्वायर, तो अगर हमने मीडियम भर दिया है, मीडियम भर दिया है, तो मीडियम में जो नया फोर्स है वो पहले से के टाइम्स कम हो गया है, और के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले से फोर्स भाई के टाइम्स हमारा घट गया, तो पहले से फोर्स घट गया हमारा, है ना। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनका आपस में लगने वाले फोर्स में क्या फर्क आया, तो कोई फर्क नहीं आया। नेट फोर्स में क्या फर्क आया, तो नेट फोर्स घट गया है, रिड्यूस हो गया है, एंड हाउ मेनी टाइम्स, के टाइम्स। आया समझे भाई? पॉइंट क्लियर है? देखो यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं सिर्फ आपको कूलम सोलह बता दूं और कूलम सोलह पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊं ना, कोई फायदा नहीं है यार। ये चीज आपके एग्जाम में आती है, नीट के एग्जाम में आती है यार। मेरी पूरी कोशिश भाई ये है यार कि तुम्हारा नीट एग्जाम क्लियर हो जाए यार, बढ़िया से आए, और फिजिक्स में आपको बिल्कुल डर ना लगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाए। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे जब करेंगे ना प्रीवियस ईयर के, मिलने वाले क्वेश्चन आपको ऐसे। ठीक है, तो मैं सिंपल कहानी नहीं सुना रहा, वो कहानी सुना रहा हूँ जो काम की है। जो फार्मूला बिल्कुल सीधा सा हुआ, सरल सा हुआ, मैं जल्दी कर दूंगा उसको, पर जो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी ध्यान से कि ये चीज़ आती है, उसमें मैं फोकस करूंगा, वजन डालूंगा, प्रेशर डालूंगा, आप समझ जाना यार कि ये चीज़ काम की है, तो ये चीज़ काम की है। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ यार अपना जो आपका प्यार है ना वो मुझे भेजते रहना, मैक्सिमम सब्सक्राइब कर दो, मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा यार, उससे बताने में जो और मजा आएगा तुम लोगों को, तुम्हें भी सुनने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो सुनो आगे जी। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सबको पता है, उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, और या फिर हम इसको बोलते हैं के क्यू बाई आर का स्क्वायर, राइट। और इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसमें यही चीज़ है, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम है, ये आपको पता है। तो जो चीज़ पता है उसको हम लोग जल्दी से करके बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है। अच्छा, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है? देखो आप लोग ना 13 के स्टूडेंट्स हो, 13 मीन्स आप या तो 12th कर चुके हो, या फिर जो लोग 12th कर भी रहे हैं ना वो भी सुन लो एक बार, क्योंकि आपने सभी चैप्टर कर लिया हुआ ये वाला, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। मैं कहता हूँ आप लोग ऐसे याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल फॉल होती है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होगा, पोटेंशियल घट रहा हुआ, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसे याद करूंगा यार, ये पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, और अभी रिलेशन बताऊंगा मैं ई और वी का, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने लाइंस ऑफ फोर्स स्केच की होंगी, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती हैं, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज। सरफेस से जब बाहर निकलती हैं सरफेस के नॉर्मल होती हैं, सरफेस टू सरफेस होती हैं, सरफेस से बाहर निकलती हैं सरफेस में एंटर करती हैं, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, देखो यहाँ पर जी मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती हैं। अगर हम किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो डायरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की उस वाले पॉइंट से, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लॉन्गिट्यूडनली और एक्सपेंड करेंगी लेटरली, इसका मतलब आपको मैं अभी समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा, जब भी एंटर करेंगी और इमर्ज करेंगी सरफेस के नॉर्मल होंगी, जहां पर क्लोज होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पर बीच की दूरी ज़्यादा होगी वहां पर फील्ड वीक बन जाएगी। अब ये पॉइंट मैं तुम्हें मेंशन कर देता हूँ, इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो लाइक चार्ज हुए, लाइक चार्ज, अगर भाई लोगों वो लाइक चार्ज हो गए, ठीक है, लाइक चार्ज मीन्स पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे ना, और अगर रिपेल करेंगे तो रिपेल करने का मतलब क्या है, इसकी लेंथ बढ़ सकती है। ठीक है, तो लेटरल प्रेशर लगाएंगे, इसको बोलते हैं, जो रिपेल करेंगे ना इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर लगाएंगे, लेटरल प्रेशर।
लेटरल प्रेशर का मतलब है कि लेंथ को इंक्रीज करना। और अगर लाइक चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, तो पास में आने की कोशिश करेंगे तो लेंथ घटने की कोशिश करेंगी, तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है भाई। तो अगर रिपेल करेंगे तो लैटरल प्रेशर है, और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली है। और यहां पर मतलब यही लिखा होगा, देखो क्या, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब, ठीक है, और एक्सपेंड लेटरली का मतलब ये होगा लाइक चार्ज से, सॉरी ये होगा अनलाइक चार्ज से कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सपेंशन होगा लाइक चार्ज से। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए। और एक बात मैं खास अलग से बता रहा हूं कि जो भी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलती हैं, जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो बाहर निकलती है एंटर करती हैं, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली वेरी करती हैं। अगर चार्ज मान लो Q है और आप 4 लाइंस बाहर निकाल रहे हो ना, तो अगर चार्ज 2Q होगा ना, तो आपको 8 लाइंस बाहर निकालनी पड़ेंगी, 8, 2 4 6 8, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना ये Q है ये 2Q है। अगर Q से भी 4 बाहर निकाल दी, 2Q से भी 4 बाहर निकाल दी, तो पता ही चलेगा कौन सा Q है कौन सा 2Q है। तो Q 2Q कहां पर अलग होते हैं, नंबर ऑफ लाइंस के रिस्पेक्ट में। ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, ज्यादा लाइंस बाहर निकलेंगी या ज्यादा एंटर करेंगी, कम होगी तो कम करना है। बात समझ आ रही है। ये सारी की सारी प्रैक्टिस तुम लोगों को यार रटी होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। समझ आ रही है बात ना मेरी। देखो ये अपने लाइंस ऑफ फोर्स स्केच की होंगी, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव में एंटर करती हैं, और डायपोल होगा तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में ऐसे करके एंटर करेंगी, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐसे करके जाएंगी। ये सारा अपने स्केच पढ़ रखा है ना। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो होती है उसका फार्मूला होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R। एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। हम चार्ज को ना इन्फिनिटी से लेके आते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप एक्चुअल फार्मूला देखोगे तो फार्मूला ऐसे करके बनता है K Q1 Q2 1 अपॉन में R फाइनल माइनस 1 अपॉन में R इनिशियल। देखो एक्चुअल बच्चों फार्मूला ये होता है। ये तो सीधा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बना दिया जब चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। पर एक्चुअल फार्मूला ये होता है, जरूरत नहीं कि चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए, ऐसे फार्मूला होता है। और जो इनिशियल डिस्टेंस होता है इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमारा फार्मूला ये बन जाता है। पर एक्चुअल फार्मूला ये है। और ध्यान से देखो, ये जो वर्क डन है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क डन है, ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। और अगर ये डिपेंड करता है कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता हम कैसे इसको लेके आ रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा बिल्कुल भी। देखो ध्यान से, ये खाली इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। और अगर सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा तो ये शो करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कैसी फील्ड होती है भाई, कंजर्वेटिव फील्ड। ये पॉइंट शो करता है, ये चीज शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, पाथ के नेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्या बात समझाइए। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम कर दो ना तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये पॉइंट तुमको यार रटे होनी चाहिए कैसे भी, यही स्पेशल पॉइंट होते हैं, यही चीज पेपर में पूछी जाती है लोगों से। अब मैं सबसे खास बात बता रहा हूं तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और ये फार्मूला ना बच्चे ना बार बार भूल जाते हैं यार, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चे फार्मूला ये वाला भूल जाते हैं। तो या इसको ऐसे लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला लगता है यार, बनता है वर्क का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा तो बेटर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। यार ये फार्मूला कई बार कई जगह यूज होता है यार, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को यही फार्मूला याद नहीं होता। तो आपको वर्क डन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि वर्क का फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जहां से जहां पर लेके आ रहे हैं चार्ज को उनका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो चार्ज। ये फार्मूला आपको 100% याद होना चाहिए, 100% याद। और एक अपने पोटेंशियल का फार्मूला ऑलरेडी पड़ा हुआ है KQ/R। यार ये तो मैं कहूंगा भूल जाओ तभी नहीं भूलोगे आप, है ना। तो और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। पर ये फार्मूला तो है ही इंपॉर्टेंट यार, वो ठीक है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं है, ये बहुत जगह काम आएगा।
मैं जो आपका न्यूमेरिकल सेशन लेके आऊँगा ना, इसमें बहुत जगह यूज़ होगा फार्मूला, ये बहुत जगह। कल ही लेके आऊँगा सर, कल पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का ना, आज तो पूरी थ्योरी लपेट रहा हूँ ढंग से, एक बार सारे फार्मूले कर रहा हूँ। कल मैं पूरा इसका न्यूमेरिकल सेशन ले आऊँगा, पूरा पूरा। इतने क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि फिर आपको ना बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग यार कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। पर पूरा सेशन देखना, प्रॉपरली देखना, ढंग से देखना। जहां बार बार लगे कि डाउट आ रहा है तो आप उसको दोबारा देख लेना, ठीक है। पर देखना पूरा सेशन बढ़िया सा, ठीक है। चलो अब आगे सुनो। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है E बराबर में माइनस dV बाई डी आर। ये रिलेशन बड़े काम का है। पहली बात, जहां पर पोटेंशियल वेरी करेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलेरेशन होगा ना, और वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलेरेशन जीरो। सेम थिंग इज देयर। पर इसमें इस माइनस साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये शो करता है कि पोटेंशियल बदलेगा डिस्टेंस के साथ साथ में, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पर ये माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जहां पोटेंशियल घट रहा हुआ, व्हेन पोटेंशियल डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, व्हेन पोटेंशियल डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर एक मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लिया है, एक मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लिया है, तो पोटेंशियल ऐसे घट रहा है ऐसे करके, जब इससे दूर जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये पॉइंट तुम लोगों को 100% याद होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन ऐसे करके आता है, आपको बोलेंगे कि v बराबर ना ऐसे करके एक tan और xy है, आपसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ऐसा कई बार क्वेश्चन नीट में, कई बार उठा के देख लो, हर दूसरे साल ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और कल तो मैं तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, उसमें सेशन में सारे क्वेश्चन देखना जो मैं कराऊंगा। तो अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? ई का फार्मूला माइनस डबा वी बाई डबा एक्स। डबा का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। इसमें एक्स को तुम वेरिएबल मानोगे और वाई को कांस्टेंट मानोगे, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस टेन वाई आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाली आ गई है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की निकालोगे ना, तो माइनस टेन एक्स जे कैप आ जाएगा। और नेट फील्ड क्या बन जाएगी? माइनस टेन कॉमन ले लो और वाई आई प्लस में एक्स जे, ये बन जाएगी जी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्वेश्चन बतेरी बार आपके एग्जाम में आया, बहुत बार आया, बहुत बार। समझ में आ रहा है यार? नहीं आ रहा? टेंशन मत ले लेना यार, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना। अगर ये चीज़ आपको डिफिकल्ट नहीं लग रही है, सब कुछ समझ आ रहा है ना, प्रॉपरली समझ आ रहा है, आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल चेक करते रहना। और अगर लग रहा है कि भैया इस सेशन में ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मतलब आपकी थोड़ी सी थ्योरी वीक है, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा तरीका कैसे ठीक कर सकते हो। पर अभी इसको पूरा ढंग से, पूरा सेशन देखना ढंग से यार, ठीक है। मज़ा तभी है यार, मज़ा तब है जब साथ मिलकर क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। तो ये रिलेशन तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या था, पिछले पेज पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। पर इस पेज पे, इस पे जो रिलेशन आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, ये एग्जाम में भाई लोग क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आया, मैंने एच सी वर्मा सेशन आपने देखा हुआ मेरा, सभी लोगों ने एच सी वर्मा सेशन देखा मेरा, आप लोगों ने, आप लोग मेरा एच सी वर्मा सेशन देखना, विजय कुमार एच सी वर्मा डाल देना यूट्यूब पर, आपको बहुत सारे मेरे एच सी वर्मा सेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके बहुत क्वेश्चन मैंने कराए इसके ऊपर, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं प्रॉपर और क्वेश्चन लेके आऊँगा, बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने इस पर डाल दिए ना आपके टेलीग्राम चैनल पर, उसको तो देख लो यार, और बेफालतू की टेंशन लेना बंद कर दो, सीधा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, इस प्रकार से कि रिवाइज करो हर चीज़ को। देखो जब चैप्टर पढ़ने बैठो ना, उसको प्रॉपरली सारे फार्मूले पढ़ लो, सारे ग्राफ देख लो एक बार, कुछ अगर लग रहा है डाउट है किसी थ्योरी में पॉइंट कर लो उसको, और फिर क्वेश्चन करने में लग जाओ, इसके बाद क्वेश्चन करो, पर पहले थ्योरी पूरी कवर कर लो, ठीक है। अब चलो देखो एक बार, अब है गॉस थ्योरम, जो आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो गॉस लॉ आपको सभी को पता है, गॉस लॉ क्या कहता है? अभी गॉस लॉ से पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ये बताना भी जरूरी है
अगर हम भाई बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए। फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, और ये डॉट है तो फार्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये फार्मूला बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहा है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहा है जैसे वर्क का फार्मूला देता है एफ एस कॉस थीटा। याद है, थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, थीटा 90 होगा तो वर्क 0 होगा। सेम फ्लक्स के साथ भी है कि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, थीटा पे डिपेंड करेगा। और सबसे खास बात, इसका यूनिट वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, है ना। और कैसे बता देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो होती है माइनस डी वी बाई डी आर, वो होता है वोल्ट पर मीटर। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर उड़ा दो, देखो आ गया ना। और फ्लक्स का मतलब कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है उस एरिया के नॉर्मली, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और नॉर्मली समझ लो ना बात, कि अगर मान लो ऐसे करके एरिया है तो इस पर अगर मैंने ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ किया है तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो ऐसे करके जा रही है ना, ये जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा ये होता है, ठीक है। और थीटा अगर एंगल 0 बनेगा तो फ्लक्स मैक्सिमम बन जाएगा, थीटा 90 बनेगा तो फ्लक्स 0 बन जाएगा, ऑब्ट्यूज बनाएगा तो नेगेटिव कर दो उसको। आप सबको समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट में उसी वक्त पूछ लो मेरे से, या उसको नोट कर लो। और मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे रखा है ना अपने, ठीक है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो 7838056421 पर। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉट एट द सेम टाइम, कई बार मैं क्लास में होता हूँ, ठीक है, तो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा या किसी लेक्चर में ले आऊंगा, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा आप लोगों को। अब ये गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम का पहला पॉइंट को पता है कि जो गॉस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है, जितना भी चार्ज अंदर एंक्लोज्ड होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। वो डिपेंड नहीं करता कि गॉसियन सरफेस कैसा, स्फेरिकल है, इरेगुलर है, कैसा है, इट डजंट मैटर। अगर चार्ज अंदर एंक्लोज इतना है तो फ्लक्स इतने बनने वाला है, ठीक है। अब इस पे जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ना उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे एक बार क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखो क्या आया, ध्यान सुनना, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया, मैं इसी फिगर को थोड़ा पूरा कर देता हूँ, इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इस फिगर से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया था। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक ऐसे करके क्यूब है, एक ऐसे करके क्यूब है, काम की बात करेंगे आज अपन लोग, ठीक है। ऐसे करके क्यूब है और लाइंस ऑफ फोर्स इसको ऐसे करके क्रॉस कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे करके क्रॉस कर रही है, ऐसे करके एंटर कर रही है यहां से, और यहां से ऐसे करके इसके बाहर जा रही है। तो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद द क्यूब, एसोसिएट विद द क्यूब, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो क्या आंसर बोलोगे तुम लोग बताओ। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपको पता है, मैं जो तो कलर चेंज कर रहा हूं, आप आंसर बता दो एक बार, ये सोच लो। देखो जी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0। क्यों? कोई जितना फ्लक्स, देखो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर ऐसे करके, और यहां से एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे वो जाएगा ऐसे करके। अब यहां का जो फ्लक्स निकालोगे तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा ना, माइनस ई ए, क्योंकि थीटा 180 हो गया, लाइंस ऐसे एंटर कर रही हैं और एन वेक्टर ऐसे है, थीटा 180 हो गया तो नेगेटिव फ्लक्स बन गया ना। और यहाँ का फ्लक्स कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ई ए। तो कुल मिला के नेट फ्लक्स कितना बन गया, नेट फ्लक्स बन गया इससे एसोसिएट 0 बन गया, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? और अगर इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसे करके पूछ लें यार, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं तो एक क्वेश्चन में ना कई क्वेश्चन बना सकता हूँ यार, मैं को ना एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जाते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं। पर आपको भी बात समझानी चाहिए कि अगर मैंने ये सरफेस ले लिया ऐसे करके, ऐसे करके, तो पूछे कि इस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस एरिया से कितना बाहर निकल रहा है, तो वो आंसर कितना होगा जी, वो आंसर होगा ई, कितना बाहर निकल रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम लोगों से क्या पूछी जा रही है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। लैंग्वेज में ना ट्विस्ट होता है, लैंग्वेज ही क्वेश्चन गलत कराता है, पता आप लोगों को। लैंग्वेज को अगर ठीक समझ लेंगे ना, पकड़ लेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, सब कुछ लैंग्वेज है, ठीक है। चलो जी, अब इसकी एप्लीकेशन, ये तुमने एप्लीकेशन की पढ़ी हुई है ना। एक बार कलर चेंज कर लूँ यार, येलो दिखेगा नहीं वरना मुझे। ये कि अगर हमारे पास ऐसे करके एक लाइन ऑफ चार्ज हो, ऐसे करके
तो इस वाले केस में यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कितनी बनती है, वो बनती है लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये बनती है। और मुझे एक बात बताओ, इतना बता दूंगा तो काम चल जाएगा? एक चीज एक्स्ट्रा बता दो तुम्हें, ठीक है, इतना बात तो सभी को पता है, ये तो गॉस थ्योरम से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, हमें कौन सा ड्राइव करना है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूं कि अगर ऐसे करके लाइन ऑफ चार्ज हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं यहां पर निकालनी हो और लेंथ इसकी फाइनाइट हो ऐसे करके, और ये एंगल θ1 हो और ये एंगल θ2 हो, ठीक है, तो यहां पर इस पूरे लाइन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो यहां पर फील्ड दो तरह की बन सकती है। देखो कौन कौन सी फील्ड बन सकती है, एक फील्ड बन सकती है पैरेलल, एक फील्ड बन सकती है इसके परपेंडिकुलर, और एक बन सकती है पैरेलल। डिपेंड करता है पॉइंट कहां पर है। अगर पॉइंट बिल्कुल बाइसेक्टर पर है तो सिर्फ फील्ड परपेंडिकुलर बनेगी, ध्यान सुना, अगर ये पॉइंट सिर्फ बाइसेक्टर पर है तो फील्ड परपेंडिकुलर बनेगी, पर अगर ये बाइसेक्टर लाइन से ऊपर है या नीचे है तो फील्ड पैरेलल भी बनेगी। मैंने माना कि ये बाइसेक्टर लाइन से थोड़ा सा नीचे मैंने मान लिया, ठीक है, मान लो ये लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, L1 लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, L2 लंबाई थोड़ी कम है, L1 ग्रेटर देन L2 है, ठीक है, तो इस वाले केस में एक फील्ड पैरेलल भी बनेगी। अब ये फील्ड कितनी बनती है, देखो ये फील्ड बनती है हमारे पास के लैम्डा बाय जो भी डिस्टेंस हमने लिया है साइन θ1 प्लस में साइन θ2, ये भाई फॉर्मूला बनता है जो परपेंडिकुलर बनेगा, और जो लाइन के पैरेलल बनेगा उसका फॉर्मूला बनेगा के लैम्डा बाय आर कॉस θ2 और माइनस में कॉस θ1, ये फॉर्मूला बनता है जो इसके पैरेलल बनेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं भाई, ये तो गॉस लॉ से हम निकाल ही लेते हैं, ये और ये फॉर्मूला देखो एक ही जैसा आ सकता है। देखो कैसे, अगर इस वायर की लंबाई इनफाइनाइट ले ले तो θ1 भी क्या बनेगा 90 और θ2 भी क्या बनेगा 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दो वैल्यू और 2 से 2 काट दो तो क्या बन जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, है ना। पर ये फार्मूले सब लोग पढ़ा देते हैं यार, पर ये फार्मूले तुम लोगों को याद होने चाहिए कि अगर एक लाइन ऑफ चार्ज है तो अगर मुझे इसकी फील्ड निकालनी किसी पॉइंट पर, एर्बिट्ररी पॉइंट पर, ये बाइसेक्टर पॉइंट मैंने नहीं माना है, थोड़ा नीचे माना है, तो एक फील्ड बनेगी परपेंडिकुलर और एक फील्ड बनेगी पैरेलल। परपेंडिकुलर का फार्मूला ये है और पैरेलल का फार्मूला ये है। पर ये फार्मूले यार तुम लोगों को याद करने हैं, 100% याद होनी चाहिए। और इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, भाई देखो ग्राफ कैसे बनता है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, ई आर से कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है ना। जब भी पावर 1 होगी याद कर लो हाइपरबोला बनता है, ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ऐसे करके जब भी हो ना, ई प्रोपोर्शनल टू कोई भी हो, प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 हो, हाइपरबोला बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, कर्ड ग्राफ बना दो बस। और घट रहा हुआ ऐसे करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही होगी, डिस्टेंस बढ़ रहा हुआ, इन्फिनिटी में पहुंचते 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 जीरो। आई थिंक सारे पॉइंट रिवाइज कर लिए होंगे। कल क्वेश्चन करूंगा सारे के सारे इनके, सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ सारे के सारे, ठीक है। अच्छा ये है अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा, मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर हुआ, पूरे वॉल्यूम के अंदर हुआ, अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर हुआ, ठीक है, तो अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर है तो किसी भी भार वाले पॉइंट के लिए, किसी भी भार वाले पॉइंट के लिए ये बॉडी बिहेव करती है जो पॉइंट चार्ज, पहला पॉइंट तो ये, किसी भी भार वाले पॉइंट के लिए बॉडी बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा KQ/R का स्क्वायर। ध्यान से ना, ग्राफ ऐसे जा रहा ना हाइपरबोला, तो ये इसी के लिए ग्राफ बना है भार वाले पॉइंट के लिए। और सरफेस पे इंटेंसिटी निकालोगे, सरफेस पे तो मैक्सिमम आती है, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम आती है, कितनी आएगी बता दूंगा अभी मैं। और अगर अंदर निकालोगे तो अंदर मान लो सपोज करो डिस्टेंस आ रहा है, तो अंदर जो इंटेंसिटी बनती है वो बनती है, हमारा फार्मूला वैसे लिखा हुआ मैंने, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ρr/3ε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से, जो सेंटर से दूरी होती है, डायरेक्टली वेरी करता है। डिस्टेंस तुम बढ़ाते चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। पर ये पॉइंट खाली ओबे कहां से कहां तक करता है, सेंटर से लेके सरफेस तक पॉइंट ओबे करता है, बस इधर ना। ये पॉइंट सिर्फ सेंटर से लेके सरफेस तक ओबे करता, उसके बाद ओबे नहीं करता। उसके बाद तो ये पॉइंट ओबे करता है कि सरफेस के बाहर बॉडी बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज,
और इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्केल से इनवर्सली वेरी करेगी। तो ये ग्राफ डायरेक्टली है सेंटर से लेके सरफेस तक, सरफेस तक का फॉर्मूला ये है। सरफेस पे जो छोटा आर होगा ना वो बड़े आर के बराबर कर देना, तो बन जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। और फिर डिस्टेंस के स्केल से इनवर्सली वेरी करेगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। इसका मैंने ग्राफ भी बना रखा है, फार्मूला बता दिया तुम लोगों को। अब मैं तुम्हें इसी में एक पॉइंट और बता देता हूँ। देखो क्या, कि अगर एक चार्ज नॉन कनेक्टिंग बॉडी है, अगर एक चार्ज नॉन कनेक्टिंग बॉडी है तो इसके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ लिया, क्या फार्मूला है ना। अच्छा, अगर इसका फार्मूला पोटेंशियल का पूछें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, ये ज्यादा काम का है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पूछे किसी भी पॉइंट पर अंदर, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे भार, मान लो भार पूछ लिया, अगर भार पूछ लिया तो भार तो बॉडी भी ऐसे कर रही है, कैसे, एज ए पॉइंट चार्ज। भार के लिए बॉडी भी पॉइंट चार्ज कर रही है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल क्या बन गया, के इंटू क्यू, जो भी अंदर चार्ज एंक्लोज होगा सारा, और अपॉन में आर, आर होगा सेंटर से लेके और यहां तक की दूरी, इतना ही तो होगा। तो भार वाले पॉइंट के लिए तो पॉइंट सिंपल है कि बॉडी बिहेव करेगी एज ए पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल इसके अंदर निकालना हो तो फार्मूला कितने लोगों को याद है, और अगर नहीं है तो याद कर लो। अगर अंदर पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, मान लो x दूरी पे निकालना है, तो देखो फार्मूला क्या है। फार्मूला होता है v बराबर में k इंटू क्यू अपॉन में 3r² माइनस x² अपॉन में 2r³। ये फार्मूला था बेटा। ये फार्मूला स्पेशल फार्मूला है, कॉपी में अभी के अभी नोट कर लो। स्पेशल फार्मूला किस लिए, क्योंकि ये अभी जितने बच्चे देख रहे होंगे, बाद में जितने बच्चे देखेंगे, कितने लोगों को फार्मूला ये आता है बताओ। अगर नहीं आता अभी कभी नोट कर लो अपनी डायरी के अंदर, स्पेशल फार्मूला है। अगर आता तो बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया। आने का मतलब तो ये है कि आपने बढ़िया कर रखा है चैप्टर ये। अब तो अपने सीधे मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पर अगर फार्मूला नहीं आता है तो ये फार्मूला अभी के अभी याद कर लो। और ये फार्मूला देखो खास बात क्या कहता है कि अगर पोटेंशियल हम निकालते हैं एट सेंटर, अगर सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं तो सेंटर पर मुझे x0 लेना पड़ेगा। और अगर मैंने x को 0 ले लिया ना तो पोटेंशियल का साथ सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा वो 3k³/2r बनेगा। क्योंकि 0 कर दोगे तो 2r कट जाएंगे, तो 3k³/2r बनेगा। और जब सरफेस पे अगर निकालोगे, सरफेस पे निकालोगे, अगर सरफेस पे निकालोगे पोटेंशियल तो बनता है वो k³/R। क्योंकि सरफेस पे निकालोगे तो x को r पुट करना पड़ेगा ना, तो 2 कट जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस का। इससे मतलब क्या समझ आता है कि अगर सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा है, सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल ज्यादा है, तो इससे हमें क्या बात समझ आती है पता है। इससे हमें बात ये समझ आती है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर जा रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां बाहर निकलती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल फॉल। यहाँ का पोटेंशियल हायर है, यहाँ का लोअर है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी ना बाहर। ऐसी बातें, ऐसी बातें, ऐसी बातें दिमाग में बिठा लो यार, दिमाग में बिठा लो यार। एक जोश भर लो अपने अंदर, जोश, मजा तो वही है यार। एक एनर्जी होनी चाहिए। पढ़ते समय हमारा एम क्लियर होना चाहिए, यार हमारा एम ये है, मुझे उसके लिए पढ़ना है। पढ़ते तो सभी हैं, 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं नीट के, लेकिन 1% से भी कम बच्चे पास किए होते हैं। क्योंकि जिनका विजन क्लियर है वही कर पाते हैं। तो यार विजन क्लियर कर लो एक बार अपना, मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में, मुझे भी और आपको भी मजा आएगा। आज मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहा, थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो मोस्टली मैं केस न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बोर्ड पे करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और कल मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना, मे बी कल मैं बोर्ड पे नहीं करूं, तो मैं थोड़ा कहीं बाहर आया हूं तो इसलिए। अब देखो ये, अब ये है चार्ज कनेक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। देखो एक बात सुन लो यार, एक पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं पहले मैं। अगर कोई एग्जामिनर आपसे बोले हमारे पास 2 तरह के स्फीयर हैं, एक है कंडक्टिंग और दूसरा है नॉन कंडक्टिंग, अगर ऐसे बोले, तो अगर बोले कि एक स्फीयर जो है कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, और दूसरा जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो दोनों में यार अंदर क्या हुआ पता है। कंडक्टिंग में जितना भी चार्ज दोगे सरफेस पे लाई करेगा, सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं रुकेगा, सिर्फ सरफेस पे लाई करेगा बस। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस पे भी लाई कर सकता है और अंदर भी लाई कर सकता है। इसलिए मोस्ट केस में जो एग्जामिनर होता है ना, कुछ बोलता नहीं है। कुछ बोलने का ना मतलब होता है कि पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है।
और अगर वो बोल दे कि सिर्फ सरफेस पे मान लो, अगर बोलता है कि पूरे वॉल्यूम में तो पूरे वॉल्यूम में मान लो, और कुछ ना बोले तो वॉल्यूम में ही मानना, क्योंकि नॉन ग्रेडिंग है, चार्ज अपने आप पर डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा कैसा डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर कंडक्टर दे रखा हो तो सरफेस पे ही होगा, और अगर नॉन कंडक्टर है तो सरफेस पे भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है, एग्जामिनर बताएगा, और ना बताए तो पूरे वॉल्यूम में मान लेना। ठीक है, क्या बात समझ आती तुम लोगों को भाई लोग? अब ये क्या लिखा, कंडक्टिंग मतलब चार्ज सरफेस पे, बस दैट्स ऑल। अब चार्ज अगर बिल्कुल सरफेस पे ही लाई कर रहा है तो ध्यान रखना मेरी बात, अगर चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही लाई कर रहा है बस, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो बॉडी बिहेव करती है पॉइंट चार्ज। इतना पॉइंट तो हमेशा लिख लो जी आप, कि बाहर वाले पॉइंट के लिए बॉडी बिहेव करती है पॉइंट चार्ज, तो डिस्टेंस के स्क्वायर से डायरेक्टली इनवर्सली वेरी करेगा। पर ये इसका थोड़ा ग्राफ गलत दे रखा है, ये बीच में लाइन नहीं आएगी वाली, ठीक है, ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। पर अंदर क्योंकि चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी और बाहर बॉडी बिहेव करेगी पॉइंट चार्ज। तो ग्राफ मैं इसका बना देता हूँ, तो ऐसे बनाना चाहिए तुम्हें, ऐसे करके ग्राफ ऐसे, ठीक है। ई आर से सरफेस के जस्ट बाहर आने के बाद इनवर्सली वेरी करता है, और ये डॉटेड मिला सकते हो आप, ऐसे करके लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते आप, ठीक है। और अगर इसमें पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ना, तो अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। सरफेस का पोटेंशियल कितना हुआ, अगर सरफेस का पोटेंशियल हुआ के क्यू बाई आर, तो अंदर का पोटेंशियल भी कितना हुआ, इतना ही हुआ के क्यू बाई आर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले कांस्टेंट और फिर हाइपरबोला, ठीक है। ये पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ है, साथ साथ दोनों एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है भाई। ये सारे ये जो दो तीन इसकी एक्सिस सॉरी अपना गॉस थ्योरम की जितनी भी एप्लीकेशन है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इन सब पे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इन सब पे क्वेश्चन आता है। ये सारी एप्लीकेशन बड़ी मस्त है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये क्या तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इसका साइज इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक चार्ज है इसका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसके अंदर भी तुम्हें दो केस बता रहा हूँ। पहला केस, अगर शीट में लिखा है नॉन कनेक्टिंग, अगर शीट में बच्चों मेंशन है नॉन कनेक्टिंग, तो जो फील्ड बनेगी ना बाहर की ओर, वो बनेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर शीट कैसे हुई, नॉन कनेक्टिंग शीट हुई, तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड केस अगर बोल दिया कि शीट अगर कनेक्टिंग शीट है, कैसी शीट है, अगर शीट कनेक्टिंग है तो चार्ज भाई दोनों तरफ होगा और फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली फॉर्मूला ये वाला पढ़ लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले दोनों भाई, कि शीट नॉन कनेक्टिंग है या शीट कनेक्टिंग है। या फिर मैं आपके एक पॉइंट और एक्स्ट्रा में बता देता हूं, ऐसे बोल दें कि शीट में सिर्फ एक ही तरफ चार्ज है, ऐसे बोल सकते हैं एक बार, शीट में सिर्फ एक तरफ चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओनली वन साइड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली वन साइड, तो फार्मूला वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर लिख दें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ साइड्स, चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों में अंतर है भाई। तो कई बार ऐसे बोलेंगे कि कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, एक्सप्लेन कर दिया। कई बार बोल देंगे कि एक तरफ ही चार्ज है, दोनों तरफ चार्ज है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। पर ये सारी बातें तुम्हें आनी चाहिए जी, आनी चाहिए भाई, ये नहीं आनी चाहिए। देखो इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे। अब ये जो पॉइंट्स है पता होते हैं ना, देखो कई बच्चे बोलते हैं यार हमारी ना थ्योरी सर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया थ्योरी हमारी है, लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं निकलता। मैं उसको समझाता हूँ यार, अगर भाई तुम्हारी लोगों की थ्योरी बढ़िया है ना, तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट बढ़िया हैं, तुमसे क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं। 95% क्वेश्चन, चलो 90% क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर दोगे। और अगर आपके नीट की तैयारी कर रहे हो ना और 90% क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है यार। लेकिन बच्चा अगर बोलता है कि थ्योरी करने के बाद मेरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, इसमें तो थ्योरी को क्लियर नहीं है, उसने रट्टा तो मार लिया है, पर उसको यूटिलाइज करना इसको नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने पढ़ लिया मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन उसका हमें यूज करना नहीं आ रहा, कब कंजर्व होता है, कैसे होता है,
तो उस कंजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है यार। तो इसलिए ये आप थ्योरी कर लेंगे, आज पूरी शॉर्ट में थ्योरी करा रहा हूँ, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दूंगा मैं, कैपेसिटर नहीं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन पॉइंट फिर से वही है कि थ्योरी करा दूंगा, पर क्वेश्चन जो होंगे ना उसकी एप्लीकेशन होती है वो तुम्हें करने कब आएंगे, जब मेरे साथ बैठ के तुम प्रैक्टिस करोगे ताल से ताल मिलाते, है ना, ताल से ताल मिलाना, सजन हमें ऐसा अंग लगाना, रंग लगाना, सुना गाना ऐसे करके। तो उसके लिए यार तुम्हें साथ साथ मेरे क्वेश्चन करने पड़ेंगे यार, क्वेश्चन साथ साथ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को, क्वेश्चन साथ साथ करने बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मैं डायपोल के बारे में कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखो डायपोल के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है कि डायपोल होता है, दो चार्ज होते हैं, वैल्यू बराबर होती है, साइन उल्टा होता है, एक एक्सियल लाइन होती है, एक इक्वेटोरियल लाइन होती है। मैं फार्मूला बता रहा हूँ, देखो जी आप, अगर एक्सियल लाइन है तो फार्मूला देखो क्या होता है, 2kpx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी फार्मूला किसी काम का नहीं है, अगर मैं इसमें जो पॉइंट हमारे यूज करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा, तो कोई फायदा नहीं इसका फार्मूले का, जो पॉइंट यूज करने वाला है वो सुनने में फायदा। देखो क्या फार्मूला है, पहला पॉइंट, एक्सियल लाइन पर जहां पर भी फील्ड निकालते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में बनती है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो इस वाले केस में ई वेक्टर में और पी वेक्टर में एंगल जो बनता है ना वो 0 डिग्री का बनता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये। दूसरा, मोस्टली क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल मतलब जिसकी लेंथ बहुत छोटी है, शॉर्ट डायपोल पूछा था हम लोगों से। अब अगर शॉर्ट डायपोल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है ना बहुत बहुत छोटा है एक्स से, और उसमें जो एक्सियल लाइन का फार्मूला बनता है ना वो बनता हमारा 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, ये फार्मूला बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के क्यूब से इनवर्सली वेरी करती है, ये पॉइंट तुम लोगों को 100% याद होना चाहिए, 100%। मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछेंगे, इस पे तो शायद ही क्वेश्चन पूछें, 95% क्वेश्चन आने के चांस इस वाले पॉइंट पर होते हैं। और ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एंगल क्या बनेगा, ये एक्सियल लाइन हो गया। अब अगर बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का बच्चों मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मतलब होता है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहां पर जो फील्ड बनेगी उसका फार्मूला देखो क्या होता है, उसका फार्मूला बनता है kp अपॉन में एक्स का स्क्वायर, इसको एक्स ले लेते हैं, पहले भी एक्स माना था, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2, ये फार्मूला है। और इसमें ये फार्मूला याद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, याद कर लोगे। मेन बात क्या है, ई वेक्टर और पी वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, ई वेक्टर पी वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। नेट फील्ड बनेगी इसके अंदर ऐसे करके, देखो बन रही ना ऐसे करके, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे करके। तो ये फार्मूला काम का है, पर ये पॉइंट उससे भी ज्यादा काम का है, और इससे भी ज्यादा काम का है शॉर्ट डायपोल। अगर डायपोल शॉर्ट हुआ तो फार्मूला क्या बनेगा, ई का फार्मूला बनेगा kp/x3, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एक्स क्यूब से इनवर्सली वेरी करेगी। अब देखो एक खास बात, हमने जो एक्सियल लाइन का फार्मूला निकाला था ना, एक्सियल लाइन का, एक्सियल का, वो 2kp अपॉन एक्स क्यूब था, और जो अपने इक्वेटोरियल का निकाला है ना वो kp/x क्यूब है। तो जब भी शॉर्ट डायपोल में फील्ड निकालेंगे एक्सियल टू इक्वेटोरियल, इनका रेशियो पूछ सकते हैं, या एक्सियल ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं यार, ऐसे पॉइंट। कौन पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, देखो कोई नहीं पूछेगा यार, कोई नहीं पूछने वाला, फार्मूला याद है कुछ नहीं हो सकता, ये सारी बातें याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, डायरेक्शन नोट कर लो, है ना। कुछ पॉइंट और भी पूछे जाते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, पर पहले एक बार डायपोल को टॉर्क पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जी आपको पता है कि टॉर्क जो लगेगा इस पर उसका फार्मूला पी साइन थीटा, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और थीटा 90 हो जाएगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये भी हमें पता है, तुम्हें भी पता है, पी। थीटा 0 बन जाएगा तो टॉर्क 0 बन जाएगा, ये भी हमें पता है। पर जो पता होनी चाहिए ना बात, वो सुनो, अगर थीटा 0 है
और थीटा 180 है, दोनों केस में टॉर्क 0 है। साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है। फर्क क्या दोनों में? फर्क भाई लोग ये है कि जब थीटा 0 होगा ना तो ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे और इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये खास बात है, टॉर्क 0 होगा, इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हो क्या? ऐसे करके, मतलब ये मीन है, ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, मतलब हमेशा इसी पॉइंट के अबाउट, मीन के अबाउट घूमता रहेगा। ठीक है, मीन से दूर नहीं भागेगा कि चला गया फिर वापस कभी नहीं आया, रूट गया, अब नहीं आऊंगा वापस मिलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मीन पे घूमता रहेगा जैसे एसएचएम करेगा। ठीक है, और अगर 180 हुआ तो एंटी पैरेलल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे करके होगी तो पी वेक्टर ऐसे करके होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होगी तो पी वेक्टर ऐसे करके होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल मतलब कि अभी तो रुका हुआ है, एंगल 180 है, टॉर्क 0 है, हल्का सा छिड़ा ना ऐसे पूरा घूम जाएगा, पूरा छिड़ जाएगा, पूरा घूम जाएगा। स्टेबल में ऐसे किया तो ऐसे वापस आएगा, ऐसे किया तो ऐसे वापस आएगा। अनस्टेबल है ऐसे कि बुरा मान जाएगा, पूरा घूम जाएगा। ठीक है, वो अनस्टेबल होता है। क्या बात सुना रही है जी? ये पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, अगर पूछ ले कि मान लो सपोज करो डायपोल है, स्टेबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना जो आपके नीड में आया हुआ है। बोला कि डायपोल जो है स्टेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है और डायपोल ऐसे करके है। इसको थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे कर दिया थीटा एंगल से, तो वापस ऐसे करके आएगा और फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो दोबारा नीचे चला जाएगा, ऐसे करके एनर्जी आ जाएगी ना तो दोबारा वापस चला जाएगा नीचे। तो ऐसे करके नहीं, यू करके ऐसे करेगा, ऐसे करके। पूछा इसका टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड। अब इसका अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे एसएचएम का? देखो बहुत सिंपल है। एसएचएम के लिए ना टॉर्क जो होना चाहिए थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, थीटा के प्रोपोर्शनल। तो ये जो टॉर्क है थीटा के प्रोपोर्शनल कब आएगा? जब थीटा एंगल बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर बहुत छोटा सा एंगल होगा ना, बहुत छोटा सा, नजर भी नहीं आया, इतना छोटा सा, उस वाले केस में साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, और साइन थीटा को थीटा लिखा तो टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में जो लिखा हुआ ना कांस्टेंट, वो कहलाता है के, वो बन जाएगा पीई। ठीक है, और टाइम पीरियड का बच्चों फार्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट में आई बाई के होता है हमने जो पी लिखा है, और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इसका भी मास हुआ एम, इसका भी मास हुआ एम। ठीक है, पूरी लंबाई 2l है तो आधी लंबाई l होगी, तो इसका इनर्शिया बन जाएगा ml² और इसका इनर्शिया बन जाएगा ml²। तो इनर्शिया कुल मिला के क्या बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में ml², ml² क्या बन गया? 2ml², और अपॉन में के, ये बन गया टाइम पीरियड का फार्मूला। बन गया क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार एग्जाम में, ऐसे। टॉर्क ऐसे नहीं पूछेंगे कि हमने एक डायपोल को रखा उस पर टॉर्क निकालो। अरे वो तो कर लिए मैं यार, 12th में कर लिए, 12th में भी नहीं आता इसका ऐसे क्वेश्चन। तो 12 का पेपर ही हार्ड आने लग गया अब तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं, थोड़ा तैयारी करो ऐसे ही कि ये नहीं हो, बेसिक लेवल नहीं हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो। डेली प्रोग्रेस करो ऐसे करके, और डेली मुझे सब्सक्राइब भी करो ऐसे करके, तभी तो मजा है यार। अभी कर दो सब्सक्राइब, वही क्या, अभी कर दो यार, अभी इतना सब्सक्राइब कर दो, इतना कर दो कि सब बच्चों को मिल जाए, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। शेयरिंग भी करनी है, सब्सक्राइब भी करनी है, दोनों काम करने हैं यार, तभी हम लोग लाइव आ सकेंगे यार। मैंने भाई दूरी ये कैसी मजबूरी, यही गाना गाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, और मुझे ऐसा गाना नहीं गाना यार। ये केस इंपॉर्टेंट है यार, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या ये केस, देखो ये है कि मेरे पास ये डायपोल है और डायपोल की डायरेक्शन ऐसे करके है पी। ठीक है, और हमने इस डायपोल के बना दिए 2 कंपोनेंट्स, और मुझे यहाँ पर बतानी कि डायपोल की डायरेक्शन क्या बनेगी, मुझे यहाँ बतानी है। चलो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, मुझे यहाँ बतानी है। आप कैसे बताएंगे? देखो डायपोल मूवमेंट ऐसे करके है, शॉर्ट डायपोल ऐसे करके है, तो इसके बना दो 2 कंपोनेंट, एक बना दो ऐसे करके, दैट इज अ पी कॉस थीटा, और एक बना दो ऐसे करके, दैट इज अ पी साइन थीटा। ये जो आपको ना शॉर्ट डायपोल की केस, उसकी एप्लीकेशन है यार ये, कि कहीं पर भी डायरेक्शन निकालनी, मान लो यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायपोल से थीटा एंगल पर, तो एक बन गया ऐसे करके डायपोल और एक बन गया ऐसे करके डायपोल, एक बन गया पी कॉस, एक बन गया पी साइन। अब इस पी कॉस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कैसे बनेगी? ये तो एक्सियल वाला पॉइंट हो गया ना, जैसे अगर डायपोल ऐसे करके हो, उसी की एक्सिस में पॉइंट हो तो एक्सियल लाइन होता ना, और एक्सियल लाइन में ई और पी सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो अगर पी ऐसे करके हुआ तो ई भी ऐसे करके ही हुआ।
तो ये ई एक्सियल से बन गया, है ना। और जो ई इक्वेटोरियल है वो ऐसे करके पॉइंट होगा परपेंडिकुलर वाला, उससे एंटी पैरेलल बनता है तो वो ऐसे करके बनेगा। देखो ये ई इक्वेटोरियल से बन गया, तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे बनेगी, रिजल्ट बनेगी ऐसे करके। ठीक है, क्या बात समझ आई है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में। इसका फार्मूला बताऊं क्या? फार्मूला देखो, फार्मूला देखो जी आप, ई एक्सियल का जो फार्मूला बनता है ना शॉर्ट डायपोल में, वो फार्मूला क्या था, 2kp, और इसमें cos थीटा लगना जरूरी है। कोई डायपोल का कंपोनेंट है ना, पर पी cos थीटा, तो पी cos थीटा पूरा डायपोल है हमारा, अपॉन में आर क्यूब या एक्स क्यूब। और जो ई एक्सियल होगा, इक्वेटोरियल होगा, वो बनेगा के पी साइन थीटा अपॉन में एक्स क्यूब। अब दोनों परपेंडिकुलर है, एंगल 90 दोनों के बीच का, है ना। तो रिजल्टेंट नेट फील्ड क्या बन जाएगी, रूट में एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो के पी बाय एक्स क्यूब तो बाहर आ जाएगा। देखो रूट में आ जाएगा तुम्हारे पास 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के देखो क्या बन गया, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, और 4 cos स्क्वायर को लिखो ऐसे करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1। तो देखो फार्मूला क्या बन गया, के पी अपॉन में एक्स क्यूब रूट में 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। यार मैंने आप लोगों को ना मोस्टली फार्मूले एक्सप्लेन कर दिया, मोस्टली फार्मूले। इनकेस कुछ फार्मूले अगर रह भी गए होंगे, इनकेस अगर कुछ फार्मूले रह भी गए होंगे, कल मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन आपसे मैं 1 2 3 4 डिस्कस नहीं करूंगा, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में डिस्कस करूंगा आपसे, 25 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों से, 25 से 30 क्वेश्चन की, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई भी इसमें कैपेसिटर वाला पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कैपेसिटर के कुछ लेक्चर डाल दिए आपके, करंट के भी कुछ डाले हैं, कुछ आपसे सिंपल सिंपल पॉइंट मैंने पूछे हैं, डिस्कस किए हैं। पर कल की क्लास में मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से लेके आऊंगा। थ्योरी के ऑलमोस्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, हो सकता है कि कुछ पॉइंट रह गए हों, पर डरने की घबराने की बात नहीं है। कल जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो एक्सप्लेन कर दूंगा साथ के साथ। पर कल की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो किया है वो सारी एप्लीकेशन कल आ जाएंगी सारी की सारी, और कल के बाद तुम्हारा चैप्टर बढ़िया हो जाएगा ये वाला। कल के बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगेगा कि आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर जून के अंदर पूरी 12th को अच्छे से रिवाइज करके, पूरी 12th अच्छे से करके, पूरी रिवीजन अच्छे से कर दिए, आप 1 डे 1 चैप्टर मत सोचो। आप ही सोचो कि जून के अंदर हमारा 60% पार्ट पूरा रिवाइज हो जाए, जो पूरा का पूरा 12th का आता है। तो 11th में कम से कम आपको मैं नेक्स्ट मंथ के अंदर ऑलमोस्ट सारा पार्ट रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि 40% ही तो होता है वो। 26 जुलाई को पेपर हो जाएगा सारा। और इतना करने में ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका हुआ है यार, आपको भी तो बहुत कुछ आता है ना, बहुत कुछ आता है तुम लोगों को, पहचानो अपनी शक्ति को। हनुमान जी भी अपनी शक्ति नहीं पहचानते थे, जामन जी ने बताया कि तुम्हारे अंदर शक्ति इतनी सारी है, तो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, काबिलियत बहुत कुछ तुम लोगों को आता है। तो उस पॉइंट को यूज करो और बिल्कुल लग जाओ प्रॉपरली तरीके से। और कल मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक प्लान बताने वाला हूँ, उस प्लान के तहत आप अगर तैयारी करोगे तो प्रॉपरली तुम्हारा नीट का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। लिख लो, बिल्कुल ढंग से लिख लो पॉइंट, 100% ऐसा होगा, ठीक है। पर बात यही है कि आपने कंटिन्यू मेरे साथ रहना है अपने एग्जाम तक, कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, क्योंकि लाइव सेशंस का सवाल है, इसलिए प्लीज़ खुद भी करो, बाकी दोस्तों से अभी के भी करा लो यार, ठीक है। और कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, सभी लोग आ जाना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।